पिछले लेसन में हमने बात की थी यांत्रिक एकता पर आधारित जो समाज होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और सावयवी एकता पर आधारित समाजों की क्या विशेषताएं हैं। आज हम देखेंगे कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है। श्रम विभाजन के अंदर जब जनसंख्या कम होती है तो हमने ये कहा था कि समानता पर आधारित यांत्रिक एकता समाज में विद्यमान रहती है, लेकिन जैसे ही जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है, जनसंख्या का घनत्व दो तरह से बढ़ता है। एक जनसंख्या के आकार में वृद्धि होती है और दूसरा जनसंख्या के आपस में परस्पर अंत्यक्रियाओं में वृद्धि होती है। तो इन दोनों के अंदर वृद्धि होने से नए समूहों का निर्माण होता है और ऐसी स्थिति के अंदर अब जो समानता है उस पर आधारित जो यांत्रिक एकता है वो टूटने लगती है और उसके फलस्वरूप समाज की एकता को बनाए रखने के लिए समाज में जो नई प्रकार की एकता है वो स्वरूप धारण करने लगती है, वो है सावयवी एकता। तो इस एकता को बनाए रखने के लिए श्रम विभाजन है वो विकसित होता है, अस्तित्व में आता है, जो कि सावयवी एकता को कायम रखता है, जो पारस्परिक निर्भरता पर आधारित या विभिन्नता पर आधारित एकता है वो उसमें आती है। इस प्रकार से श्रम विभाजन का प्रकार्य जनसंख्या वृद्धि होने पर, जनसंख्या का आकार और घनत्व में वृद्धि होने पर उसके बीच में आपसी एकता को बनाए रखना श्रम विभाजन का प्रकार्य दुर्खिम के द्वारा बताया गया है। सभ्यता के विकास को उन्होंने श्रम विभाजन का प्रकार्य नहीं माना है। ये दो प्रकार के समाजों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है। श्रम विभाजन के प्रकार्य का से संबंधित विचार दुर्खिम ने अध्ययन की विषय वस्तु बनाया है। इसमें हम देखेंगे कि यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के बीच में कुछ प्रमुख अंतर का उल्लेख हम लोग आज करेंगे कि यांत्रिक एकता में किस तरह की विशेषताएं विद्यमान होती है और सावयवी एकता में किस तरह की विशेषताएं विद्यमान होती है। इसमें व्यक्ति और समाज के बीच में संबंधों के आधार पर तुलना की गई दोनों की, कि यांत्रिक एकता के अंदर व्यक्ति और समाज के बीच में सीधा संबंध होता है, कोई मध्यस्थ नहीं होता है। सावयवी एकता में व्यक्ति और समाज के बीच में अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है और बीच में अन्य व्यक्तियों की जो पारस्परिक निर्भरता है वो मध्यस्थता का कार्य करती है। सीधे संबंधित नहीं होकर के व्यक्ति समाज से पारस्परिक निर्भरता के आधार पर जुड़ा होता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में ये कहा गया कि विभिन्नता बहुत कम और विशेषीकरण बहुत कम पाया जाता है, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में विभिन्नता बहुत ज़्यादा और विशेषीकरण अधिक मात्रा में अलग अलग कार्य व्यक्तियों के वो देखे जा सकते हैं। यांत्रिक एकता समानता पर आधारित होती है, सावयवी एकता विभिन्नता पर और पारस्परिक निर्भरता पर आधारित होती है। यांत्रिक एकता दमनकारी कानूनों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है, सावयवी एकता प्रतिकारी कानूनों के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में प्रबल अधिक सामूहिक चेतना देखी जा सकती है। सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्तिगता की भावना है वो ज़्यादा पाई जाती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति पर समाज का अत्यधिक दबाव होता है, व्यक्ति का स्थान गौण होता है समाज के सामने, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज़्यादा होती है, व्यक्ति के ऊपर उतना दबाव नहीं होता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों की जो तुलना है वो यांत्रिक एकता की निर्जीव वस्तु या मशीन या यंत्र से की गई है
और सावयवी एकता वाले समाजों की तुलना वो शरीर से या जीवित वस्तु, जीवित जो प्राणी है उसके साथ में उसकी तुलना की गई है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में अपराध के स्वरूप और संख्या अधिक होती है, क्योंकि छोटे छोटे जो गलतियां हैं वो भी अपराध मानी जाती है। सावयवी एकता वाले समाजों में अपराध की संख्या कम और स्वरूप है वो कम होते हैं, छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज किया जाता है। यांत्रिक एकता वाले समाज में सजातीयता अधिक होने से संरचना जो होती है समाज की वो खंडात्मक प्रकार की होती है, अलग अलग खंडों के रूप में बटी होती है। प्रत्येक खंड अपने आप में आत्मनिर्भर स्वायत्त होता है और उसके जो संबंध है वो अपने ही खंड तक सीमित होते हैं। सावयवी एकता वाले समाजों के अंदर ये कहा गया कि सजातीयता कम पाई जाती, सजातीयता नहीं पाई जाती, विभिन्नता ज़्यादा पाई जाती है। विभिन्न जो खंड है वो आपस में घुल मिल जाते हैं और एक बड़े समाज का निर्माण करते हैं, तो इसमें भिन्नताएं विद्यमान रहती है। खंडात्मक सामाजिक संरचना नहीं बल्कि घुली मिली सामाजिक संरचना है वो दिखाई देती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में धर्म का अहम प्रमुख स्थान होता है, सामाजिक नियंत्रण का कार्य धर्म के माध्यम से किया जाता है, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में धर्म का इतना मुख्य स्थान नहीं रह जाता व्यक्ति के जीवन में। सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है वो कानून हो जाता है। यांत्रिक एकता पिछड़े हुए सरल समाजों में पाई जाती है, सावयवी एकता आधुनिक सभ्य जटिल समाजों के अंदर पाई जाती है। यांत्रिक एकता की सुदृढ़ता नैतिकता पर आधारित होती है, जबकि सावयवी एकता की जो सुदृढ़ता है वो पारस्परिक जो अनुबंध है उन पर आधारित होती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में इतना ज़्यादा विभेदीकरण नहीं पाया जाता, अविभेदीकरण अधिक होता है, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में विभेदीकरण बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन कम विकसित मात्रा में होता है, सावयवी एकता वाले समाजों में श्रम विभाजन अधिक विकसित मात्रा में पाया जाता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में प्रदत्त परिस्थिति का अत्यधिक महत्व होता है, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में इसके स्थान पर अर्जित परिस्थिति का अधिक महत्व होता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्तिगत संपत्ति को महत्व नहीं दिया जाता है, संपत्ति की प्रकृति ज़्यादातर सामूहिक होती है, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्तिगत संपत्ति को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्तिगत संपत्ति है वो अत्यधिक विद्यमान होती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में नैतिकता के प्रतिमान सामूहिक होते हैं, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में नैतिकता के प्रतिमान व्यक्तिगत होते हैं। यांत्रिक एकता वाले समाजों में कानून का उद्देश्य नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना करना होता है, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में कानून का उद्देश्य व्यक्तिगत क्षतिग्रस्त व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करना होता है। कानून के द्वारा समाज और व्यक्ति के संबंधों को सुव्यवस्थित किया जाता है यांत्रिक एकता वाले समाजों में, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में कानून के द्वारा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंधों को व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में राजनीतिक व्यवस्था है वो सरल प्रकार की होती है, परंपरागत प्रकार की होती है। सावयवी एकता वाले समाजों में राजनीतिक व्यवस्था जटिल प्रकार की होती है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति अपने व्यवसाय का चुनाव परंपरागत आधार पर करता है, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्ति व्यवसाय का चुनाव अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर, क्षमता के आधार पर करता है। यांत्रिक एकता वाले समाजों में राजनीतिक पद वंशानुगत होते हैं, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में सरकार और नागरिकों के पारस्परिक समझौते के आधार पर ये राजनीतिक पद हैं उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में अनेक अंतर दिखाई देते हैं, जो कि सरल समाज और पिछड़े समाजों के बीच में पाए जाते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति
कानूनों के माध्यम से होती है। यांत्रिक एकता वाले समाज दमनकारी कानून के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं, सावयवी एकता वाले समाज प्रतिकारी कानून के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम श्रम विभाजन के प्रकारों के रूप में आज दो विभिन्न समाजों की तुलना के आधार पर पाते हैं कि यांत्रिक एकता से सावयवी एकता का जो विकास है वो श्रम विभाजन का प्रकारीय दुर्खिम के द्वारा निर्धारित किया गया। धन्यवाद।